हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, तो हम सी को मान लेते हैं अगर 100, इसका 40% बी है यानी कि 40 हो जाएगा। बात आया समझ में? बी सी का 40% है यानी सी अगर 100 होगा इसका 40% बी हो जाएगा। क्लियर है? और ए जो है बी का 150% है यानी ए जो है बी का, तो बी कितना है 40 है और इसका 150% है, तो 150% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है? यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बात आ गया समझ में? अब यहाँ से देखिए हम 1 जीरो से 1 जीरो सभी में काट देते हैं। क्लियर है? 2 से भाग लगाएंगे 3 बार में, 2 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये भी कटेगा 5 बार में, यानी कि ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 3:2:5 आ गया। बात आया समझ में? बी जो है सी का 40% है, अगर सी 100 है तो बी उसका 40% यानी कि 40 हो जाएगा। क्लियर है? ए जो है बी का 150% है, बी 40 है, इसका 150% कर दे यानी कि ए 60 आ गया। तो ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 3:2:5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहा यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है यानी इस तीनों का योग दिया हुआ कितना है 20 है, तो देखिए यहाँ से रेशियो में सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 5 और 5 10 हो जाएगा। सभी को जोड़ने पर रेशियो में 10 और यहाँ कितना दिया हुआ है संख्या में 20, यानी 10 का वैल्यू 20 हो गया। क्लियर है? तो 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, 5 का निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसमें भी हम 2 से गुना कर देते हैं तो 10 हो गया, इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं तो 4 हो गया, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया, यानी ए का मान पता चल गया 6 है, बी का 4 और सी का 10 है। क्लियर है? निकालना है 2b प्लस 3c और माइनस 4a, यही निकालना है। अब वैल्यू पता है सभी का, बस वैल्यू पुट कर देना है। देखिए तो 2 गुना बी के जगह पर कितना रखेंगे 4 प्लस 3 गुना 10 हो जाएगा, माइनस 4 गुने ए के जगह पे 6 रख देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 10 को 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। क्लियर है? और 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा 14, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, तो सी अगर 100 होगा तो बी 40% होगा, और ए जो है बी का 150% है तो बी 40 था, इसका 150% यानी 60 हो गया। तो हम यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लिए 3:2:5। क्लियर है? अब सवाल में दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। ठीक है, यानी तीनों का योग, तो रेशियो में तीनों को जोड़ लिए कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है? और 10 का वैल्यू 20 था तो 1 का निकालेंगे तो 2 होगा, तो 5 का निकालेंगे तो 10 होगा 2 से गुना करने पर, 2 का निकालेंगे तो 4, 3 का निकालेंगे तो 6 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान निकालना था। ए बी सी का मान पता है, बस रख दिए, कितना आ गया 14 आ गया। बात आ गया समझे? बहुत ही आसान सवाल था और पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा सेंटीमीटर में? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुने भुजा, यही होता है ऊंचाई। क्लियर है? और ऊंचाई दिया हुआ कितना है 3.46, हम इसके बराबर में रख सकते हैं 3.46। ये ऊंचाई होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2 गुने भुजा, और ऊंचाई दिया हुआ है 3.46। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए √3 का मान रख सकते हैं, सवाल में दिया हुआ 1.73। ठीक है, 1.73 √3 का मान हो गया, बटा में 2 गुना भुजा। क्लियर है? बराबर में 3.46। ठीक है, अब 1.73 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो भुजा कितना निकल गया, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, अब सवाल में पूछा जा रहा है परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा परिमाप
3 और गुना में भुजा, तो भुजा है 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। बात आया आसानी से समझ में। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, और ऊंचाई दिया हुआ था 3.46 सेंटीमीटर है। क्लियर है। यहाँ से हम भुजा निकालिए, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 3 गुने भुजा, ठीक है, यानी कि 3 गुने 4 कर दिए 12 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। बात आ गया आसानी से समझ में। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा सवाल था और ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। यदि x + 1/x का होल क्यूब बराबर 27 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ है x + 1/x का होल क्यूब बराबर 27 दिया हुआ है। क्लियर है। और ये क्यूब जो उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर है। हम इसको लिख सकते हैं x + 1/x बराबर क्यूब रूट 27। क्लियर है। ठीक है। यहाँ से देखिए x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट इसका करेंगे यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है। x + 1/x बराबर 3 आ गया। अब सवाल में निकालना क्या है, x² + 1/x² निकालना है। क्लियर है। x + 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, निकालना है x² + 1/x²। क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटा लेंगे। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसमें से 2 घटाएंगे यानी कि 7 उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। अभी कैसे होता है तो देख लीजिए, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x²। क्लियर है। प्लस 2ab होता है ना, तो 2 हो जाएगा, ab की जगह पे x + 1/x कटिए जाएगा। क्लियर है। अभी 2 प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2 बराबर में x² + 1/x²। क्लियर है। तो वही काम यहाँ किए है, x + 1/x बराबर 3 था ना, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, उसमें से 2 घटा दिया यानी कि 7 उत्तर हो गया। बात आ गया आसानी समझ में। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धातु अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जब पिघलाया जाएगा फिर भी क्या होगा, आयतन समान रहेगा दोनों का। क्लियर है। तो देखिए यहाँ अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 πr3। क्लियर है। और बराबर बेलन का तो πr² होगा। क्लियर है। आयतन दोनों का समान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो 2/3 गुने r³ है, त्रिज्या कितना है 6.3 सेंटीमीटर है अर्धगोला का। ठीक है। तो 6.3 इसका क्यूब करेंगे यानी कि 3 बार गुना 6.3 गुना 6.3। क्लियर है। बराबर r² होता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्लियर है। तो 9 गुना 9 और ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 9 से हम इसको भाग लगा सकते हैं, 0.7 बार में कटेगा, 9 से 63 होता है। ठीक है। ये 9 से भी ये भी कट जाएगा 0.7 बार में। क्लियर है। 3 से ये कट जाएगा। ठीक है। 3 दूनी 6, 2.1। क्लियर है। अब हो गया, कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर दीजिए आराम से। ठीक है। 2 गुना 2.1 गुना 0.7 गुना 0.7, सबको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2.05 और 8, यही हो जाएगा ऊंचाई। और यही पूछा जा रहा था, उत्तर हो गया आपका। बात आया आसानी से समझ में। क्लियर है। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला किसी ठोस धात्विक अर्धगोला को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या होगा, आयतन तो समान रहेगा दोनों का, अर्धगोला का और बेलन का भी। तो आयतन समान कर दिया। ठीक है। 2/3 πr³ बराबर में बेलन का πr²h। क्लियर है। त्रिज्या दिया हुआ था अर्धगोला का 6.3 सेंटीमीटर और बेलन का 9 सेंटीमीटर था। यहाँ से हम ऊंचाई निकालिए, कितना आ गया 2.058। बात आ गया आसानी समझ में। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर है और यह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज के साथ, 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है। और पतंग की डोर की लंबाई दिया हुआ कितना है 158 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है। सवाल में कहा यह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई यानी कि ये निकालना है आपको। क्लियर है। पतंग का ऊंचाई कितना है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। देखिए 30 डिग्री है ना, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब होगा। ठीक है। लंब और कर्ण का रेशियो किस में होता है, साइन में। ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होता है, यानी ये पूरा 1 हो जाएगा। क्लियर है। और ये 2 हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए साइन जो है
किसका रेशियो होता है, लंब और कर्ण का रेशियो होता है, क्लियर है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि ये जो लंब है पूरा 1 हो जाएगा और ये कर्ण कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये दिया हुआ है पूरा 158 मीटर है, यानी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 158 मीटर। आपको ऊंचाई निकालना है, 1 का वैल्यू, तो 158/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 79, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 7,000 रुपया और उसी अवधि के लिए समान दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपया का निवेश करता है, कुल ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए रेट दिया हुआ 8%, पहले साधारण ब्याज पर 7,000 रुपया, ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो देखिए पहले साधारण ब्याज पर, ठीक है, तो प्रतिशत ऐसा बराबर क्या होता है, आर गुना में टी होता है, यहाँ से प्रतिशत में ब्याज निकल जाता है, साधारण ब्याज, क्लियर है। तो देखिए आर गुना टी, तो रेट कितना, 8% और समय है 2 वर्ष, यानी कि 16% हो गया, यानी कि जितना भी मूलधन होगा उसका 16% ब्याज होगा, क्लियर है। यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले साधारण ब्याज पर कितना रुपया निवेश करता है, 7,000, तो बस 7,000 का 16%, 16% के लिए बटा में 100, क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 70 को 16 से गुना कर देंगे, यानी कि 1120 रुपया ब्याज मिलेगा। बात आया समझ में। प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुना टी होता है, रेट और टाइम को गुना किए तो 16% ब्याज निकल गया, यानी कि जितना भी मूलधन होगा उसका 16% ब्याज देना पड़ेगा। तो मूलधन कितना था, 7,000 रुपया, इसका 16% यानी कि 1120 रुपया हो गया, क्लियर है। अब सवाल में कहा जो उसी अवधि के लिए और समान दर पर, यानी कि टाइम भी वही है, 2 वर्ष रहेगा, रेट भी वही है 8%, ठीक है, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपया का निवेश करता है, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, ठीक है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो बराबर होता है, क्लियर है। तो देखिए 10,000 रुपया था ना, इसका पहले 8% निकाल दीजिए, कितना ब्याज होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी 800 रुपया, यानी कि पहला वर्ष में 800 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है, दूसरा वर्ष में भी 8% के रेट से 800 रुपया ब्याज मिलेगा, क्लियर है। तो दूसरा वर्ष में 800 रुपया तो मिलेगा ही, लेकिन ये पहला वर्ष में जो 800 रुपया मिला है इस पर भी 8% ब्याज मिलेगा, क्लियर है। तो 800 का 8% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 64 रुपया आ जाएगा। बात आ गया समझ में, क्लियर है। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1664 रुपया। बात आ गया समझ में। साधारण ब्याज पर कितना मिलेगा, 1120 रुपया ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1664 रुपया ब्याज। तो सवाल में पूछा रहा है कुल ब्याज, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज, ठीक है, तो बस दोनों को जोड़ देना है, 1120 प्लस 1664, 2784 रुपया टोटल ब्याज हो जाएगा, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। साधारण ब्याज पर कितना मिल रहा है, 1120 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1664 रुपया, टोटल ब्याज पूछा जा रहा था, दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 2784 रुपया हो जाएगा उत्तर। बात आ गया समझ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पीछे सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है, 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल जब भी पूछे जाएंगे, ठीक है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी और बट्टा में कुल समय, ठीक है। तो देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी और बट्टा में कुल समय, क्लियर है। तो देखिए एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम टोटल दूरी 1 मान लेते हैं, कुल दूरी 1, ठीक है। अब देखिए 5वां हिस्सा का मतलब क्या हुआ, 1/5 जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया, ठीक है। तो कुल दूरी कितना माने, 1 मान लिए, और नीचे में टोटल समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बट्टा में चाल। तो पहले 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 जो दूरी है किस चाल से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो देखिए यहाँ से दूरी और बट्टा में चाल समय हो गया, ये पहला था, प्लस अब क्या कहा गया, जो 1/4 यात्रा, 1/4 का मतलब क्या, 1/4 दूरी कितना की चाल से जा रहा है, 25 के रफ्तार से जा रहा है, क्लियर है। अब का शेष जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो शेष कैसे निकालिएगा, देखिए
1/5 दूरी तय कर लिया, फिर 1/4 कर लिया, तो टोटल दूरी कितना तय कर लिया? देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, ऊपर में जोड़ देंगे तो 9, यानी 9/20 दूरी तय कर लिया। तो शेष दूरी कितना बचल है? शेष दूरी कैसे निकालिएगा? ऊपर वाला में घटा के 11/20। अब ये जो दूरी है 11/20, इसको किस चाल से जा रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी और बट्टा में कुल समय होता है। क्लियर है? यहाँ से हम कुल दूरी 1 मान लिए, ठीक है। सवाल में कहा जो 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 1/5 जो किस चाल से जा रहा है? 30 के रफ्तार से। क्लियर है? 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1/4 का मतलब क्या? टोटल दूरी 1 था, इसका 1/4 जो है 25 के रफ्तार थे, और शेष जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थे। तो शेष निकालेंगे। देखिए 1/5 दूरी पहले चला, फिर 1/4, तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 9/20 हो गया। तो शेष निकालना है, ऊपर वाला में घटा देंगे, यानी 11/20 जो दूरी है इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया। क्लियर? अब हो गया। देखिए ऊपर में 1 हो जाएगा, बट्टा में 1/5 नीचे चला जाएगा, 30 के साथ गुना होगा, कितना हो जाएगा? 150, प्लस 1/25 को 4 से गुना करेंगे 100, प्लस 11/20 को 60 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 और बट्टा में नीचे में सब का एलसीएम निकालेंगे, 150, 100 और 1200 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। क्लियर है? अब 1200 में 150 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में कटेगा, प्लस 100 से भाग लगाएंगे 12 प्लस 11। बात आ गया? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए डबल बट्टा लगा हुआ है ना, ये जो नीचे वाला टर्म है सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1200 और बट्टा, ये सब को जोड़ लेंगे, 8, 12 और 11 को कितना होगा? 31 हो जाएगा। क्लियर है? यानी 1200 में 31 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38.7। यही उत्तर हो गया। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा में कुल समय होता है। क्लियर है? दूरी टोटल कितना मान लिया है? 1 मान लिया है, 1 यहाँ से निकाल दिया, औसत चाल कितना निकल गया? 38.7। बात आ गया समझिए? बहुत ही अच्छा सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। नाव धारा का, इसमें धारा की दिशा में चाल जुड़ जाता है, जिधर धारा जा रहा है उधरे नाव जाएगा, तो चाल को जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में रहेगा तो चाल को घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से धारा के दिशा में क्या किलोमीटर जाना है? 88 किलोमीटर जाना है। क्लियर है? तो नाव का और धारा का चाल जुट जाएगा। तो नाव का चाल दिया हुआ है 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। समान दिशा में जाएगा तब जोड़ेंगे। क्लियर है? और प्लस अब जो है 24 किलोमीटर जा रहा है विपरीत दिशा में, तो दोनों का चाल को घटाएंगे। 19 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसमें से हम घटा लेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दूरी और बट्टा में चाल समय हो गया, दूरी बट्टा चाल समय, टोटल समय पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव का और धारा का चाल को दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए 88 किलोमीटर जाना है, दोनों चाल को जोड़ लिए, यानी दूरी और बट्टा में चाल क्या हो गया? समय हो गया। और 24 किलोमीटर जाना है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल को घटा करके लिखेंगे नाव और धारा का, ठीक है। तो 24 बट्टा में 19 माइनस 3 88 और बट्टा में ये 22 हो जाएगा, प्लस 24 बट्टा में 16, कोई 22 से भाग लगाएंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, प्लस 8 से भाग लगाएंगे, 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24, ठीक है। तो 3 में 2 से भाग लगा देंगे, यानी 1.5। टोटल समय कितना लग गया? 5.5 घंटा। यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? धारा के दिशा में क्या होता है? चाल को जोड़ लेते हैं, ठीक है। धारा की दिशा में जाएगा तो नाव और धारा का चाल दोनों को जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में जाएगा तो घटा लेंगे। 88 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, तो 19 प्लस 3 कर लिए, नाव का चाल और धारा का चाल दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों का चाल घटा लिए यहाँ से, ठीक है। तो टोटल समय पता चलेगा कितना? 5.5 घंटा लगेगा। बात आ गया आसानी समझ में? क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि A अनुपात B बराबर 11:7 है और B अनुपात C बराबर 5:19, तो ABC का मान निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इससे पहले का वीडियो अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं देखा, अनुपात और समानुपात का, ऊपर आई बटन में लिंक दे देते हैं रेशियो का, ठीक है। आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो पहले देखिए AB कितना दिया हुआ? 11:7 दिया हुआ। क्लियर है? उसके बाद BC दिया हुआ कितना?
5:19 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक खाली स्थान यहाँ पे बचा हुआ है, एक खाली स्थान यहाँ पे। तो खाली स्थान में हमेशा पीछे वाला संख्या रखना है। पीछे कौन है? 7, तो इसमें 7 रख देंगे, इसमें 5 रख देंगे। क्लियर है। अब हो गया, आप इसको आसानी से गुना कर लीजिए। 11 को 5 से गुना करेंगे 55 हो जाएगा। 5 को 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा। क्लियर है। 19 को 7 से गुना करेंगे 133 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया। ठीक है। यानी A अनुपात B अनुपात C कितना निकल गया? 55:35:133। बात आ गया समझ में? आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। ABC का मान निकालना था, तो A और B दिया हुआ है पहले रेशियो 11:7, 11:7 रख दिए। फिर B और C दिया हुआ था 5:19। अब जो खाली स्थान रहता है उसमें हमेशा पीछे वाला संख्या रख देना है। ठीक है। तो पीछे 7 था, इसमें भी रख दिए। 5 है तो 5 रख दिए। अब गुना कर दीजिए सबको, तो 55, 35 और 133 रेशियो आ गया। बात आ गया आसानी समझ में? क्लियर है। आसान सवाल था। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि sin A माइनस cos A बराबर 0 है तो cot A का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। ये सवाल बनाने से पहले देखिए, sin A और बराबर में cos B, ये दोनों कब बराबर होता है? जब A और B ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। बात आया समझ में? बस ये लॉजिक आया तो आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है। sin A बराबर cos B तभी बराबर होगा जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसमें A का मान 30 डिग्री लेते हैं तो B कितना लेना पड़ेगा? यहाँ cos B का मान 60 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है। तभी ना 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। अब देखिए, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। बात आ गया समझ में? क्लियर है। अब देखिए सवाल यहाँ से, sin A माइनस cos A बराबर 0 दिया हुआ है। माइनस है बराबर के उस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि sin A बराबर में cos A हो जाएगा। क्लियर है। यानी ये दोनों का मान कितना होना चाहिए? ठीक है। यानी ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। यानी A का मान कितना लेना पड़ेगा? 45 डिग्री लेना पड़ेगा। क्लियर है। 45 डिग्री लेंगे तो sin A बराबर cos A हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है cot A। ठीक है। cot A पूछा जा रहा है, तो बस cot और A की जगह 45 डिग्री रखें, कितना माना गया? 1। यही उत्तर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।